अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर विजुअल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर 203 एंड वीबीए 208। इसके हम कुछ टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स लाइक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स की टाइप क्या होती हैं, फिर हम थोड़ा सा कंकैटिनेशन को देखेंगे कि वो किस तरह से हम यहाँ पे करते हैं, और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा इनपुट आउटपुट को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं कि जो फिक्स होती है। ठीक है, अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी आपने प्रोग्राम चला दिया है, तो आपने शुरू में एक चीज डिफाइन कर दी है, तो वो चलते हुए रास्ते में कहीं पर भी उसकी वैल्यू आप बदल नहीं सकते। ऐसी क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू बदल सकते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, और इस वीडियो के अंदर हम जो है कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक लिटरल कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। लिटरल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अ वैल्यू दैट इज टाइप डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ लिटरल कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू आप डायरेक्टली एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो टाइप करते हैं, उसे हम लिटरल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी वैल्यू हो वो विजुअल बेसिक में हम उसको यूज कर सकते हैं विदाउट स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स को, कि आपने कोई भी वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करना होगा। आप उसको मतलब आपने अपना एज है, आपका नाम है, आपने उसको जगह जगह यूज करना है, तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, और उस वेरिएबल का नाम आपको जहाँ जहाँ जरूरत होगी आप कॉल करेंगे, और आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम उसके अलावा भी है कि अगर हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करते, फिर भी हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यह एक एक्सप्रेशन है कि a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10, कि b के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 10 है, ये यहाँ पे लिटरल कांस्टेंट है। आपने लिखा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है ये फिक्स्ड है चीज, और आपने डायरेक्टली इधर लिख दी है, और दूसरे में आपने लाइन में लिख दिया प्रिंट 100। और 100 क्या है? 100 और हेलो वर्ल्ड ये दोनों क्या है? लिटरल कॉन्स्टेंट्स हैं, कि इनको आपने विदाउट सेविंग इनको अ वेरिएबल आपने डायरेक्टली इनको यूज किया हुआ है। ठीक है, अ वैल्यू ऑफ अ लिटरल कांस्टेंट कैन बी चेंज एट डिजाइन टाइम बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम। जब आप इस कांस्टेंट को बना रहे होते हो तब तो आप इसकी वैल्यू बदल सकते हो, लेकिन दरमियान में आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं तो हम फिर वेरिएबल की जरूरत क्यों पेश आती है? तो वेरिएबल की ज़रूरत हमें इसीलिए महसूस होती है कि अगर हमने वैल्यू को बार बार इस्तेमाल करना है। अब यहाँ 10 यूज करने का मतलब ये है कि अगर चार जगहों पे मैंने यही सेम काम करना होगा तो मुझे चार जगहों पे अलग अलग 10 बारी बारी लिखना पड़ेगा। और अगर मैं मुझे बाद में जरूरत होती है कि नहीं 10 नहीं, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूँ, मुझे जगह जगह बारी बारी जाके 10 को 12 करना पड़ेगा। अगर 5 जगह पे लिखा हुआ है तो 5 बारी चेंज करना पड़ेगा। 50 जगहों पे लिखा हुआ है तो मुझे 50 जगह जाकर ये 10 को 15 या 10 को 12 करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया तो मैं बस उसे एक वेरिएबल में सिंगल टाइम चेंज करता हूँ, ये जगह जगह खुद ब खुद चेंज हो जाता है। सो इसलिए हम वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज करते हैं, और हम जो आगे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपने वेरिएबल्स को ही यूज करना है। दूसरी टाइप के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स। यूजर का मतलब होता है हम इंसान जो इसको यूज कर रहे होते हैं, यानी जो प्रोग्रामर है वो उसको यूज कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से उसमें कांस्टेंट बना लेता है वेरिएबल की तरह, तो उसको हम यूजर डिफाइंड कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू। ये मेमोरी का एक ब्लॉक है जो वैल्यू को स्टोर करता है, जस्ट लाइक अ वेरिएबल इट इज सिमिलर टू वेरिएबल, बट इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। फर्क कितना है कि वेरिएबल की वैल्यू आप दरमियान में बदल सकते हो, इसकी वैल्यू को आप दरमियान में बदल नहीं सकते। मसलन एक आपने ये वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर आपने लिखा है कि जी x इज इक्वल टू 10। नीचे आपने डिफरेंट काम किया और नीचे जाके आपने कर दिया x इज इक्वल टू 12। अब आपने नीचे आके x की वैल्यू बदल दी। अब इस लाइन के बाद जो नीचे x की वैल्यू आप कहीं पर भी आप यूज करेंगे तो वो 12 होगी। पहले वाली जो होगी वो खत्म हो जाएगी, उसकी जगह न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब प्रोग्राम चल रहा है, दरमियान में जाके उसकी वैल्यू बदल गई है, लेकिन
कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो दरमियान में जाके कहीं पर भी आप वैल्यू उसकी बदल नहीं सकते कि जो स्टार्टिंग में थी एंड तक वही सेम वैल्यू आपकी चलेगी। ठीक है, द कांस्टेंट जो है इसका जो साइंटेक्स है वो क्या है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कांस्टेंट यानी CONST ये आपने लिखना है और C कैपिटल होगा। आइडेंटिफायर मतलब आपने इस कांस्टेंट का भी एक नाम रखना है जैसे आप वेरिएबल्स का नाम रखते थे, और इसकी टाइप लिखेंगे आगे और वैल्यू लिखेंगे। ये सेम होता है वेरिएबल की तरह। वेरिएबल के स्टार्ट में आप डिम लिखते हो और कांस्टेंट के स्टार्ट में कॉन्स्ट आप लिखते हो, CONST। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, इसका मतलब है कि आपने ये जो आप आगे वेरिएबल, ये जो आप आगे आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हो ये कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल, कांस्टेंट टाइप का आइडेंटिफायर है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर इसके कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे डिम आ जाता तो वो डिक्लेयर करता है कि एक वेरिएबल है, और अगर आप कांस्टेंट लिख रहे हैं तो ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, अ यूजर डिफाइंड कांस्टेंट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। आपने स्टार्ट में कांस्टेंट लिखना है कि कांस्टेंट क्वालिफायर यूज फॉर कांस्टेंट डिक्लेयरिंग कांस्टेंट्स, यानी स्टार्ट में आपने CONST लिखना जरूरी है। और यूजर डिफाइंड कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, उसको स्टार्ट में वैल्यू आपने असाइन करनी होगी। इट मींस दैट यू मस्ट असाइन अ वैल्यू टू अ कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसकी इस तरह से मिसाल है। कांस्टेंट और वेरिएबल में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक होता है कि आपने ट्रैवल करना है आउट ऑफ सिटी और आप डेवो पे गए हो, तो आपने उधर से कोई भी सीट उधर से गए और उनसे कहा कि मुझे ये टिकट चाहिए, उसने आपको एक टिकट दे दी और वो वाली जो टिकट है उसके जरिए आप एक सीट पे जाके उस पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब आप रास्ते में उतर के उस सीट की पे एक और बंदा आ जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, अब लाहौर से गाड़ी चली है और इस्लामाबाद जा रही है, तो रास्ते में कहीं पे आप उतर गए और आपकी जगह एक और बंदा आया और वो वहां पे बैठ गया उसी सीट के ऊपर। लेकिन एक होता है कि आपने लाहौर से बुकिंग करवा दी है और आपने कहा है कि जी हमें लाहौर से इस्लामाबाद ये वाली सीट चाहिए, अब वो सीट पे वो किसी और को बिठा नहीं सकते। आप चाहे लाहौर से बैठें, आप रोड के दरमियान से क्यों ना बैठ जाएं, आपका वो जो सीट नंबर है वो बुक होती है। अब वो आपकी सीट कांस्टेंट हो गई है कि दरमियान में वो बंदे किसी और को वो सीट दे नहीं सकते। आप चाहे अभी गाड़ी में नहीं चढ़े, आपने कहा है लाहौर से बुकिंग हो गई है, लेकिन आप जो है वो मिडल ऑफ द वे आप कहीं पे जाके आप उस गाड़ी के अंदर चढ़ेंगे, तो आप इतने आप अभी दूर हैं लेकिन गाड़ी में पहले से आपके नाम की एक सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपकी सीट पे कोई और बंदा नहीं बैठ सकता। ये होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के डिफरेंस। आपने कांस्टेंट बनाने का क्या तरीका है, उसका नेमिंग कांस्टेंट कैसे हम करते हैं कि उनको नाम कैसे रखते हैं। द नेमिंग कन्वेंशन फॉर कांस्टेंट्स आर द सेम फॉर द वेरिएबल। द वर्ड कीवर्ड जो है कांस्टेंट है, इसको हम यूज करते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। आपने CONST लिखना है और आगे कांस्टेंट का नाम एज स्ट्रिंग और आगे आई लव पाकिस्तान। अब आपने लिखा कांस्टेंट, आगे आपने लिख दिया प्राइस एज इंटीजर, अब उसमें 100 फिक्स हो गया। ठीक है, तो CONST लिखना जरूरी है। उसके बाद ये आइडेंटिफायर का नेम होता है एज से पहले, ये आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। और आगे आप लिखते हैं उसकी एज के बाद डेटा टाइप, बिल्कुल वेरिएबल की तरह, राइट साइड पे उसकी वैल्यू। तो इस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स को बताते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास अगर मेरा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी मुझे फॉलो कीजिए और आप यहाँ पे मेरे से कोई भी बातचीत कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें आपने पूछनी हो तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फेसबुक यूज़र हैं तो आप मेरा इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इसके ऊपर ये राइट कॉर्नर में आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इसके थ्रू भी मेरे से बात कर सकते हैं। अब कांस्टेंट का एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, से राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर इन अ टेक्स्ट बॉक्स। आप यूजर से नंबर ले रहे हैं, इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बुक्स, ये उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा और स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा। द प्राइस ऑफ बुक इज स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे वर्ड एक टेक्स्ट बॉक्स और मैसेज बॉक्स आया है। अभी मैंने प्रोग्राम के अंदर ये मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि अभी हम जस्ट प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे हम नहीं गए कि सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके हम इसकी प्रैक्टिस करें और रन करके इसको चेक करें। अभी हम जर्नल इसकी टेक्निक्स को सीख रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आने लग जाए
तो इसलिए अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स और मैसेज बॉक्स को यूज नहीं कर रहा हूँ। क्या रहा है इसके अंदर है, आपने यूजर से नंबर ऑफ बुक्स पूछनी है, उसको 5 बुक चाहिए, 6 बुक चाहिए, ये 7 बुक चाहिए। और मतलब आपकी कोई भी एक है, कंप्यूटर की किताब है और वो फर्ज करेंगे 100 रुपए की किताब है, तो आपकी एक क्लास में 50 बच्चा है या 60 बच्चा है, तो सारों के लिए आपने मंगवानी है, तो आप उसकी क्वांटिटी बताएंगे जी 50 बच्चे के लिए बुक ले आओ, तो वो 100 रुपए की एक प्राइस है, तो वो 50 जितने क्वांटिटी चाहिए उससे वो मल्टीप्लाई कर देगा और इससे आपकी उसकी कॉस्ट आ जाएगी और उसको आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो प्राइवेट सब कमांड 1_क्लिक, ये आपको पता है, ये हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं। अब आपको चाहिए प्राइस जो है वो हर किताब की सेम है। जब हर किताब की प्राइस सेम है तो हम उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। स्टार्ट में अब डिम नहीं आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्राइस एज इंटीजर इक्वल 100। जब आपने ये लाइन लिखी, अब प्राइस का एक आइडेंटिफायर बना, उसमें वैल्यू 100 स्टोर हुई और आप चाह कर भी दरमियान में कहीं पर आप ये 100 को वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फिर आपने दो और वेरिएबल बनाए, एक बुक्स और कॉस्ट एज इंटीजर। बुक्स क्या है, इसके अंदर आपने सेव करना है कि कितनी किताबें चाहिए, 100, 50, 200, 1000, 150, 300, कितनी बुक्स चाहिए। और जितनी आप बुक्स बताएंगे वो फिर आपकी प्राइस से मल्टीप्लाई होकर उसकी टोटल आपका बिल बनेगा, उसको हम कॉस्ट कहेंगे और वो हम इस कॉस्ट के वेरिएबल में सेव करेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए हमने इसके स्टार्ट में डिम लिखा है, क्योंकि ये वेरी कर सकती है, वैल्यू तब्दील हो सकती है, लेकिन किताब की प्राइस नहीं बदल सकती। जो बुक पे प्राइस लिखी हुई है वो आप 1000 किताबें भी नहीं तो बुक के ऊपर लिखी हुई किताब बदल नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखा डिम books and cost as integer, books is equal to input box। आप ये लाइन लिखेंगे तो ये क्या करता है कि ये यूजर से वैल्यू एंटर करवाता है कि कितनी बुक्स चाहिए और साथ उसको ये मैसेज देगा एंटर नंबर ऑफ बुक्स। इस लाइन के बाद स्क्रीन पर एक चीज कर्सर ब्लिंक करना जाएगा, करने लग पड़ेगा। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं तो उधर आपको कहा जाता है एंटर योर पासवर्ड, तो जहां पासवर्ड एंटर करते हैं वो आपका इनपुट बॉक्स होता है। अब जो आप नंबर ऑफ बुक्स इसमें एंटर करेंगे, वो नंबर ऑफ बुक्स आपने एंटर किया 3, तो वो क्या करेगा 3 को प्राइस के अंदर, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है जिसके अंदर 100 स्टोर है, तो वो 100 से 3 को मल्टीप्लाई करेगा, जवाब आएगा 300, उसको कॉस्ट में सेव करेगा और यहाँ पर आप उसको प्रिंट कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, और कॉस्ट का वेरिएबल में जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। अब ये जो है ये M% का साइन है या आप इसको एंड का साइन भी कहते हो। ये क्या होता है कि ये कंकैटिनेट कर रहा है, अभी हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर कि ये कंकैटिनेशन क्या होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अब ये एज इट इज हमारी एक स्ट्रिंग है, ये हमने एक टेक्स्ट एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। और स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बताया था जब भी आपने कोई चीज स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करवानी होती है तो आप क्या करते हैं कि आप उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अब इसके अंदर जो आपने टाइप कर दिया स्क्रीन पे वही शो होना है। उसके बाद आप वो वेरिएबल की उसकी कॉस्ट शो करवाना चाहते हैं जो इस वेरिएबल में कैलकुलेट होकर आएगी। अब ये जो कॉस्ट है ये वेरिएबल है और वेरिएबल को हम डबल कोटेशन में नहीं लिखते, उसको हम डबल कोटेशन से बाहर लिखेंगे। अब ये और टाइप का बंदा है, ये और टाइप का बंदा है, ठीक है, यानी ये इसकी ये डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है। हमने इसको शो करवाना है कि ये सिंगल चीज है, उसके लिए हम ये दरमियान में एंड का साइन लगाते हैं। ये बिल्कुल है कि एल्फी आप लगा रहे हैं दो अलग अलग चीजों में, कि दो डिफरेंट चीजें हैं, आप उसको सिंगल चीज बनाना चाहते हैं तो मिड में आप एक गम लगाते हो, आप कोई ना कोई एल्फी लगाते हो, तो ये उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिर आते हैं ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स आर द कॉन्स्टेंट्स व्हिच आर प्रीडिफाइंड इन द लैंग्वेज। These constants represent some specific value. Symbolic constant is known as a named constant. ये definition भी आप याद रखिएगा कि बने बनाए भी कुछ constant होते हैं, आप उसको लिखते हैं। यानी पिछला जो हमने यहाँ पे cost का एक price का हमने constant बनाया तो हमने इसको value बताई है, लेकिन सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है कि इसकी वैल्यू पहले से बनी बनाई होती है, आप जस्ट उसका सिंबल लिखते हो। आगे आते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अ स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी एक स्टेटमेंट होती है उसको सॉल्व करते हैं तो उससे एक वैल्यू आती है हमारे पास, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एन एक्सप्रेशन गिव अ सिंगल वैल्यू।
एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड्स, एक जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑपरेटर और ऑपरेंड पर मिलकर बनता है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ऑपरेंड क्या होती है, वो वैल्यूज होती है ऑन विच ऑपरेटर्स परफॉर्म सम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेंड कैन बी अ कांस्टेंट वेरिएबल और अ फंक्शन। ये एग्जांपल है कि a प्लस बी आपने लिखा है, तो इसके अंदर प्लस जो है ये ऑपरेटर है, a और b दो डिफरेंट वैल्यूज हैं और उनको हम ऑपरेंड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जिनके ऊपर आप ऑपरेटर अप्लाई करते हो उन चीजों को आप, यानी कहा जाता है दो नंबर्स को प्लस करें, वो जो दो नंबर्स हैं वो आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं, और जो आप उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हो, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर हैं। अब ये आपने एक्सप्रेशन, और ये पूरी वैल्यू क्या है, एक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर प्लस जो है ये ऑपरेटर है, और a और b जो है वो वेरिएबल हैं, वो एक ऑपरेंड के तौर पे इसमें यूज हुए हैं। अब आप मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवीजन, इनमें क्या फर्क है, एक ये स्लैश है, एक ये स्लैश है। एक होती है नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। मैंने लिखा है 15 डिवाइडेड बाय 2, मुझे आंसर आया 7.5, यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया है। जो इंटीजर डिवीजन होती है, इसका मतलब है कि मुझे इशारिये के बगैर वैल्यू चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये 0.5 को इग्नोर कर देगा और मुझे आंसर में सिर्फ 7 देगा। फिर आगे आता है ये एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंटेशन ये आपका सिंबल होता है, ये शिफ्ट का बटन दबा के रखें और 6 प्रेस करें तो आता है, ये पावर के लिए होता है। ठीक है, और मॉड होता है, ये रिमाइंडर होता है, यानी आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया, एंड पे जहां से वैल्यू डेसिमल में जाने लगती है वहां पे रुक जाते हो और एंड पे एक रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर हमें ये आंसर में देता है। यानी आप डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला आंसर आता है, आप मॉड्यूलस करोगे तो वो नीचे जो रिमाइंडर बचता है वो वाला आंसर आपको देगा। अब मसलन ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, दो नंबर को प्लस करेंगे, 7 प्लस 2 लिखेंगे तो वो हमें जवाब में 9 देगा, 6 माइनस 4 लिखेंगे तो वो 2 देगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ये मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो वो हमें 32 देगा, 17 को हमने 5 पे डिवाइड किया, उसने हमें आंसर दिया 3.4। लेकिन अगर आपने इंटीजर डिवीजन दी तो उसने आंसर हमें 3 दिया, 0.4 को वो खत्म कर गया। और ये एक्सपोनेंटेशन होता है पावर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है जितनी पावर उसको आपस में उतनी दफा मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये आपको इसकी पावर की थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपको ये कंफ्यूज मुझे लग रहा है कि आपका, अगर आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है मैथ्स में, तो आपकी एक्सपोनेंट वाला टॉपिक भी हो सकता है प्रॉब्लम करे। ठीक है, आपने लिखा 5, ये पावर 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा दो बारी। आपने लिखा 5 पावर 3, इसका क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टी 5। आपने लिखा 4 पावर 6, इसका क्या मतलब है, 4 जो है ये 6 दफा आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा, फिर आगे वो 4 जा 4 जा 4 जा, इस तरह से ये आपस में चीजें मल्टीप्लाई होती रहती हैं। इस तरह से आप चीजों की पावर लाते हैं। 7 मॉड 3 आप कर रहे हैं, 7 मॉड 4, जब आप 7 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 होता है, रिमाइंडर बचता है 3। अब वो आप उसको एंड पे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो जो जवाब है, आंसर है, वो डेसिमल यानी इशारिये में चला जाएगा। लेकिन आप इशारिये में नहीं जाना चाहते तो नीचे रिमाइंडर बचता है, तो आप जब 7 मॉड 4 करेंगे तो वो आपको क्या देगा, उसका रिमाइंडर 3 देगा। अब ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने वो सारे वही वाले ऑपरेटर्स जो हैं अभी हमने पीछे पढ़े वो अप्लाई करने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर टू वैल्यूज इन टू इंटीजर वेरिएबल, आपने दो इंटीजर वेरिएबल बनाने हैं, उनके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है और सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन उन पे अप्लाई करें और उसका रिजल्ट बताएं। ठीक है, आपने प्राइवेट सब अंडरस्कोर कमांड, ये आपको पता है आप हमेशा लिखते हैं, डिम ए कॉमा बी एज इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे ये जो पहली लाइन है मैं जरा इसमें थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये अंडरस्कोर इसमें आता है। ठीक है, वो मेरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है।
ये आपका अंडरस्कोर हर प्रोग्राम के स्टार्ट में इधर लिखा हुआ आता है। आपने दो वेरिएबल बनाए, डिम ए बी एज इंटीजर। ए के अंदर आपने 10 स्टोर करवाया, बी के अंदर आपने 2 स्टोर करवाया। आपने स्क्रीन पे लिखा प्रिंट ए प्लस बी, वो क्या कर देगा, ए प्लस बी जब वेरिएबल्स को ऐड करते हो तो वो असल में उनकी वैल्यूज को ऐड करता है। वो ए और बी की वैल्यू को पकड़ेगा और उनको आपस में जमा करेगा और स्क्रीन पे उसका जवाब दिखाएगा। जब आपने लिखा प्रिंट ए माइनस बी, अब वो क्या करेगा, दोनों की वैल्यूज को पकड़ेगा, 10 माइनस 2 करके आपको 8 आंसर प्रोवाइड कर देगा। जब आपने लिखा ए मल्टीप्लाई बाय बी, वो इन दोनों की वैल्यू को पकड़ेगा और 10 टू ज़ा 20 आंसर ये स्क्रीन पे शो करवा देगा। जब आपने लिखा ए की पावर बी, सॉरी ए डिवाइडेड बाय बी, तो वो क्या करेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो आंसर 5 आया। ए की पावर बी, तो ए 10 है, उसकी पावर 2 करेगा तो 10 की पावर 2 का मतलब है 10 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 10 10 से 100 कर देगा। ए मॉड बी, अब उसने आपको रिमाइंडर देना है, तो ये 5 10 पे जब आप 2 को डिवाइड करते हो वो वैसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। अब आगे आती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। The order in which different type of operator in an expression are evaluated is known as operator precedence। यानी कि आपके पास एक ही लाइन के अंदर, आपको याद हो छठी सातवीं में आपको इस तरह के मैथ के सवाल आते थे, 1 + 2 - 3 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 7 - 8 - 0। और इस तरह के आजकल फेसबुक पे भी कुछ लोगों ने लगाए होते हैं कि अगर आप इतने जीनियस हैं तो इसका जवाब दें। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस उसको कहते हैं कि एक ही लाइन में 10-15 नंबर लिखे हैं, उनके दरमियान में डिफरेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, पहले हम प्लस करें पहले माइनस करें, किसको करें। तो यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग के अंदर उसका तरीका होता है कि आपने पहले कौन सा ऑपरेटर, पहले वाला कौन सा सॉल्व होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, फिर तीसरा कौन सा होगा, आप उनका ऑर्डर डिफाइन कर लेते हो। आप ये क्लियर कर लेते हो, आप ये क्लियर कर लेते हो कि पहले आपने किसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपने किसको सॉल्व करना है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि आपने पहले कौन सा वाला ऑपरेटर देखना है और फिर कौन सा देखना है। इसको आप हायरार्की ऑफ ऑपरेटर भी कहते हो, यानी पहले किसकी बारी फिर किसकी बारी फिर किसकी बारी, इसे हम हायरार्की कहते हैं। ईच ऑपरेटर हैज इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल, इसके डिफरेंट लेवल होते हैं। तो लेवल, पहले लेवल वाला है वो सबसे पहले होगा, जो दूसरे लेवल वाला है वो दूसरे लेवल पे, जो तीसरे लेवल वाला है वो तीसरे पे। ठीक है, तो इसके लेवल्स होते हैं ऑपरेटर्स के। If an expression contain different types of operator with the higher precedence are evaluated before the operator with the lower precedence, यानी एक एक्सप्रेशन के अंदर सीक्वेंस में आपके पास डिफरेंट सिंबल्स लिखे हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उनके लेवल बने होंगे ना। एक का प्रेसिडेंस लेवल हाई होगा, मतलब उसको पहले करना है, एक का लो होगा उसको बाद में करना है। तो सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। ठीक है, यानी सबसे जो पहला ऑपरेटर सॉल्व होता है वो कौन सा होता है, पैरेंथेसिस। अगर एक जगह पे लिखी हुई है लाइन के अंदर कहीं पे ब्रैकेट है, तो पहला काम है आपने ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद दूसरी बारी किसकी आती है, एक्सपोनेंट की। ये आप ब्रैकेट के अंदर वाले को देखिए, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट के बाद जो सेम लेवल है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड जो है ये इनका सेम लेवल है। ठीक है, द इंटीजर डिवीजन पहले परफॉर्म होती है, फिर यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले है, और अगर आप इंटीजर डिवीजन भी बीच में हो रही है तो वो पहले डिवाइड करेगा फिर इंटीजर वाला डिवाइड को देखेगा। अगर आपने उसमें फिर उसे नेक्स्ट लेवल मॉड्यूलस का है और सबसे आखिरी लेवल प्लस माइनस का है। अगर एक्सप्रेशन के अंदर सिमिलर ऑपरेटर एक से ज्यादा आता है तो फिर क्या होता है कि जो लेफ्ट से राइट आप सीक्वेंस में देखते हो, यानी प्लस की इक्वल ही है और एक लाइन के अंदर 3 प्लस हैं, तो पहले लेफ्ट वाला प्लस होगा, फिर उससे राइट वाला प्लस, फिर उससे राइट वाला, फिर उससे राइट वाला। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ये गिवन है कि 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5 - 2, फिर आगे क्या होगा, हमारे पास है ये 13, और ये इनको आप सीक्वेंस में देखते हो। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में आए, आपने देखा कि सबसे जो बड़ा लेवल है, पहला लेवल है,
वो ब्रैकेट्स का होता है। तो मतलब ये मल्टीप्लाई भी है, पहले आप मल्टीप्लाई रोला डालेगा कि मेरी बारी पहले आनी चाहिए और ब्रैकेट क्या है बाद में है, तो मल्टीप्लाई रोला तो डाल सकता है जी, मैं पहले हूँ तो पहले मुझे इवेलुएट करें, तो फिर ब्रैकेट उसको कहेगी कि तू मेरे लेवल दा नहीं है, तेरा लेवल थले दा है, लिहाजा तू वेट कर, पहले मैं एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, सो पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर भी दो ब्रैकेट्स हैं, तो पहले जो है वो इनर ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट हो, और इनर ब्रैकेट है 5 माइनस 3, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 5 माइनस 2 विल बी इवेलुएटेड एंड इट विल गिव अ आंसर ऑफ 3। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर क्या होगा, सेकंड 24 विल बी डिवाइडेड बाय दिस रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ये थोड़ी सी मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर लूँ। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट आती है और एक यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो होगा 5 माइनस 2, ये पहले डिवाइड होके माइनस होके 3 बन जाएगा। अब फिर ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जो है इसके साथ ये जो है मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, लेकिन ब्रैकेट ने कहना है कि आप सब मेरे लेवल के नहीं है, लिहाजा पहले बारी मेरी है, मेरा लेवल ज्यादा हाई है, तो लिहाजा मैंने पहले एग्जीक्यूट होना है। ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू लिखी है, वो उसको डिवाइड करवा देगा। ठीक है, वो जब उसको डिवाइड करवाएगा तो फिर क्या होगा हमारे पास, उसको डिवाइड करवाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 8। अब एक लाइन में मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो आप यहां से देख सकते हैं मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और प्लस लास्ट में है, तो पहले ये होगा 10 8 80 और फिर आएगा इसमें प्लस 1393। तो इस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप सॉल्व करते हैं। स्टिल आपका अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। लास्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है कंकैटिनेशन। ये हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम दोबारा डिस्कस करते हैं। कंकैटिनेशन हम लगाते क्यों है, जब दो डिफरेंट टाइप की चीजें हो और हमने उसको सिंगल लाइन में एक दूसरे के साथ जोड़ना हो कि वो सिंगल स्टेटमेंट बने। एक स्टेटमेंट है डबल कोटेशन में, एक स्टेटमेंट वेरिएबल है, फिर एक स्टेटमेंट है वो डबल कोटेशन में है, तो आप उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए बीच में बारी बारी कंकैटिनेशन को यूज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर आइटम टुगेदर इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। ठीक है, ये जो प्लस एंड आर यूज्ड एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर, लेकिन हम यहाँ पे ये एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे। सपोज 100 इज स्टोर्ड इन n, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द नंबर इज 100 ऑन द फॉर्म। स्क्रीन पर वो हमें डिस्प्ले करेगा कि नंबर इज 100, जबकि 100 स्टोर है n के अंदर, तो आप लिखेंगे प्रिंट द नंबर इज और आगे एंड, और फिर यहाँ पे भी सॉरी मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है, वो है कि यहाँ पे डबल कोटेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये डबल कोटेशन का आपने खास ख्याल रखना होता है। द नंबर इज, अब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर, अब एक है हमारे पास द नंबर इज, वो तो आपने एज इट इज लिखना है और आगे एन की नहीं, एन की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर फिर आप डिस्प्ले करवा देंगे एंड एन। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो एन की बारी आएगी, तो एन कोटेशन से बाहर है, ये डबल कॉमा या डबल कोटेशन से बाहर है। जब कोई भी चीज बाहर होती है या तो वो कांस्टेंट है या वो वेरिएबल है, तो वो लाइन क्या करती है, ऊपर जाती है और ऊपर से उसकी वैल्यू ढूंढ कर लाती है नीचे उसको प्रिंट करवाने के लिए। ऊपर वाली लाइन में ये एंड का ऑपरेटर जो है ये कंबाइन कर रहा है स्ट्रिंग और वेरिएबल को। ये जो डबल कोटेशन में है ये स्ट्रिंग है और एन एक वेरिएबल है, ये उनको आपस में कंबाइन कर रहा है। द स्ट्रिंग इज प्रिंट इज एज गिवन इन द स्टेटमेंट। स्ट्रिंग स्टेटमेंट के अंदर जिस तरह लिखी है ये ऐसे ही प्रिंट होगी, लेकिन इसकी जो एन है वो एन के अंदर जो स्टोर वैल्यू थी मेमोरी के अंदर वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। द पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन डबल कोटेशन आर डिस्प्लेड एज इट इज। तो वो जिस तरह से है वो डबल कोटेशन के अंदर वाला चीज वो एज इट इज स्क्रीन पर होगी। द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट रिटन आउटसाइड द कोटेशन मार्क आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वो वेरिएबल हो सकते हैं या एक्सप्रेशन हो सकते हैं, तो उनको सॉल्व करके उनका जो रिजल्ट आता है वो वहां पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, और कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है इससे क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट है वो यूजर के लिए और मीनिंगफुल होगी है। ये आपके पास एक एग्जांपल है इसकी, कि आपने वही जो हमने पीछे किया था, दो नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई उस पे ऑपरेटर्स यूज किए थे। पहले जस्ट हमें आउटपुट आ रही थी 10 12 8 20,
अब हमने उस नंबर को ऐड किया तो हमने उसके लेफ्ट पे लिखा भी कि ये a जमा बी हमने किया है। a जमा बी इज इक्वल टू आपने डबल कोटेशन में लिख दिया और फिर आगे आपने एंड का ऑपरेटर लगाया और फिर a प्लस बी लिखा। ये a प्लस बी इज इक्वल टू, ये डबल कोटेशन में है तो ये स्क्रीन पे एज इट इज शो होगा और फिर a प्लस बी की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसको जमा करके। ये माइनस और मल्टीप्लाई और इस तरह से ये डिफरेंट चीजें आपस में कंकैटिनेट हो रही हैं। ठीक है। इनपुट का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज गिवन बाय द कीबोर्ड। जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हो उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है। अब प्रोग्राम जो भी होता है उसको हम इनपुट के तौर पर कहते हैं। द इनपुट इज द मोस्टली मे नीड द सर्टेन इनपुट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आप यूजर से वैल्यू लेते हो इनपुट के अंदर, वो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर अंदर आप प्रोग्राम में यूज करते। ये अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, एक प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमने वैल्यू इनपुट करवाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो मैंने बुक्स इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स यूजर से वैल्यू पूछी। तो आप यूजर से इस तरह से वैल्यू पूछ सकते हैं कि वो अपनी मर्जी का नंबर दे। यानी आपने एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं कि जिसके अंदर आप जो है दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं और यूजर की मर्जी से करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे कि डिम a कॉमा बी एज इंटीजर। आपने दो वेरिएबल बना दिए। a इज इक्वल टू, अब आप अपनी मर्जी की वैल्यू a में नहीं स्टोर करवा रहे, इनपुट बॉक्स और आपने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर और ये डबल कोटेशन के साथ आपने इस तरह से आपने फर्स्ट नंबर यूजर से ले लिया और फिर आपने लिखा b इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर सेकंड नंबर। और इस तरह से वो दूसरा नंबर आपको एंटर कर देगा और फिर आप क्या करेंगे, आप प्रिंट करवा देंगे कि प्रिंट a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन कर रहा हूँ उन दोनों को जमा करके। ठीक है। तो ए और बी की वैल्यूज को पकड़ेगा, ऐड करेगा और इसके साथ कंकैटिनेट करवा देगा और ये इस तरह से आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आपने स्टिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियोस अपनी क्लास के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।